आपने किया भी रीजनल इन्वेस्टर मीट आपने जी, एक जी। एक चीज़ दी, लेकिन इससे पहले जो इन्वेस्टर मीट होती थी बहुत सारे एमओयू हो जाते थे, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरती थी। हमारे प्रदेश में ही बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के सेक्टर हैं, चाहे वो मालनपुर हो, चाहे वो बामौर हो, मंडीदीप हो, इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो जो रीजनल का कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया है, उसको लेकर जो पुरानी इंडस्ट्रियां जो बंद हो रही हैं, क्या सरकार उसको लेकर भी कोई प्लान कर रही है? देखो, दोनों तरह की बात है। इंडस्ट्रियाँ कोई घर का मकान नहीं है, और यहाँ तक कि घर का मकान भी एक समय के बाद उसकी उम्र पूरी होती है, उसको तोड़ना पड़ता है, नए सिरे से बनाना पड़ता है। आज जो मशीनें आई है, आज जो संसाधन है, आज जो व्यवस्था है, 10-5 साल बाद नए-नए तरह से उसको चुनौतियाँ मिलेगी, नए-नए प्रकार से उसको ढलना पड़ेगा। जो उसमें लगातार बदलाव करता जाएगा, वो तो उस मार्केट में बना रहेगा, और जो माइंड सेट करके वहीं बैठा है, तो अल्टीमेटली ताला लगेगा। ये सरल बात है। जैसे आपकी टीवी के ही ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट थे, फिर कलर आए, आजकल आप फ्लैट टीवी आपके यहाँ किस टाइप से आ रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो उनकी जो टीवी इंडस्ट्रियाँ होगी, उनने लगातार जो बदल दिया वो तो चलती रहेगी, अदरवाइज़ जिनने नहीं बदला वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे हमारे लिए वर्तमान के समय में जो चली हुई इंडस्ट्रियाँ, उनके संबंध में तो यही मैं कह सकता हूँ कि उनको बदलते दौर में बदलना चाहिए। अब ये अलग बात है कि सरकार को भी अपना दायरा और अपना सोच बदलना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियों को हम सपोर्ट करेंगे, तो इंडस्ट्रियाँ उस दौर में निकल पाएगी, अदरवाइज़ हम अगर उनको उसी भाव से देखते रहे, तो इंडस्ट्री हो सकता है कि उसका मालिक एक होगा, उसकी कंपनी एक होगी। लेकिन अब जैसे भौगोलिक एरिया इतना बड़ा है मध्य प्रदेश का, और अलग-अलग ज़िले की अलग-अलग प्रकार की अवस्था है। कहीं माइनिंग का बड़ा सेक्टर है, कहीं एग्रीकल्चर की अच्छी संभावना है, कहीं रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना है। एक हमारा अपना बुरहानपुर से लेकर के पूरा ऐसा बेल्ट है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, जहाँ अच्छे फलों की खेतियाँ बहुत होती है। तो नीमच मंदसौर में मसाले की खेतियाँ बहुत होती है। तो विविधता वाला प्रदेश है, और इसी में हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन की बहुत बड़ी संभावना, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो होना हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर से इनके प्रोडक्ट पे इंडस्ट्रियाँ खड़ी करवाना, फूड इंडस्ट्रियाँ खड़ी करवाना, ये इनकी बहुत सारी चेन बना सकते हैं। ऐसे कई काम हैं जिन पे हमको करना चाहिए। तो इंडस्ट्रियों का अब हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियों का समय आया है। तो इंडस्ट्रियाँ केवल इंदौर में होगी ये ठीक नहीं, इंदौर में तो होना ही चाहिए, लेकिन इंदौर के अलावा रीजनल लेवल पे हो, और एक इंडस्ट्रियल समिट जहाँ होगी वहाँ केवल कागज़ पे हम पत्रों का आपस में एमओयू कर लें, ये भी बात उचित नहीं उनको है। धरातल पर उतारना ज़रूरी धरातल है, पे भूमि पूजन लोकार्पण कराना चाहिए, कराना तो चाहिए। अलग-अलग जगह पूरा प्रदेश जोड़ना चाहिए। आपने भौगोलिक परिस्थिति की बात की, एक बड़ा निर्णय हुआ क्योंकि किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी शहर के लिए अवैध कॉलोनियाँ उसकी सूरत को बिगाड़ देती हैं। उसकी सूरत और सीरत की फ़िक्र आपने की है, आपने एक बड़ा निर्णय लिया है क्योंकि ये अवैध कॉलोनियाँ कैसे बसती हैं, ये भी सबको पता है, कहीं न कहीं राजनैतिक, आपराधिक संरक्षण उस पे होता है। मजबूरी भी होती है कि जो गरीब लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर अपना घर बना लेते हैं और उसके बाद फिर हटाने की चर्चा शुरू हो जाती है। इस अवैध को खत्म करने की, जड़ से खत्म करने की बात आपने की, कुछ फैसले किए कि वाक़ई धरातल पे उतर पाएगा? क्यों नहीं उतर पाएँगे? आप बताइए, किसी भी शहर के लिए अवैध बस्तियों की बड़ी बस्तियाँ बसा देना किसके लिए अच्छा रहेगा? और वो भी झुग्गी बस्तियों टाइप की, या जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित प्रकार के लोगों की, तो हमारे लिए हमारा देश इसके लिए तो नहीं जाना जाता है। हमारे यहाँ तो गाँव से गाँव के अंदर भी बहुत अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से बसाहट की, भले ही वहाँ कोई प्लान नहीं है, लेकिन बीच में मंदिर बनेगा, बगल में ओटला रहेगा, छोटा-सा खुला-खुला आंगन रहेगा। तो हमारे यहाँ आप ट्राइबल म्यूज़ियम में चले जाइए, आदिकाल के भी अगर मकान देखेंगे, तो हर एक की अपनी उसकी अवस्थाओं के आधार पर मकान बनते थे। काल के प्रवाह में थोड़ा अभी इसमें बदलाव आया, तो ये अवैध बस्तियों का चलन चल गया। एक तरफ वैध मकान प्लानिंग से बनने वाले, एक तरफ अवैध मकान, और अवैध मकान के आड़ में एक बहुत सारे एक माफिया टाइप लोग पनप गए, जिनने जान करके वो उनका मोटा प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट में, और कोई फोकट में नहीं बसा रहा है, लेकिन सब सरकार के सिर पे दे करके जो लेने वाला वो भी परेशान, सरकार भी परेशान। तो हमने कहा ये नहीं चलने देंगे भई, अगर व्यवस्थित रूप से विकसित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई करेंगे, और हमने कहा केवल अवैध कॉलोनाइजर पे नहीं होगी, कलेक्टर पे भी होगी, तहसीलदार पे भी होगी, अधिकारियों को ज़िम्मेदार अधिकारियों बनाया की जाए। जिम्मेदारी होगी, और उस दिशा में
बिल्कुल उसको अवॉइड करेंगे, इसको पसंद नहीं करेंगे। आप ऐसा मानते हैं कि पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें एक लचीलापन था, ढीलापन था, जिसे दुरुस्त करना जरूरी था? देखिए, ये मैं तो किसी से किसी की तुलना नहीं करता हूँ, ये अच्छा भी नहीं मानता हूँ। मेरे को कैसे रहना ये मैं जानता हूँ। तो आपके चेहरे के भाव, आपकी मुस्कुराहट ने सब कुछ बता ही दिया। मैं इसको नहीं बताता हूँ, क्योंकि हर एक का अपना काम करने का तरीका है। हमारे पूर्ववर्ती जितने भी मुख्यमंत्री रहे होंगे उनने अपने ढंग से काम किया, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। वो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने तो बीमारू राज्य से अच्छे राज्य की श्रेणी में लेकर के आए। बहुत सारे संघर्षों से उनने प्रदेश को अपने अच्छे बनाने के लिए लगातार उनने लड़ाई लड़ी और वो अच्छी स्थिति में लाए। अब उनका अपना तरीका होगा, उनके पहले वाले थे ज़रूर वो। हम अब चूँकि मैं अभी आपके बीच में बोलूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा कि 10 साल में माननीय दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल जो रहा है, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत कष्टकारी रहा है। एक तरह से मैं तो मान के चलता था वो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, पूरे प्रदेश ने बड़ी आशा से देखा था, कम उम्र में उनको मौका मिला था। लेकिन सड़क, बिजली, पानी जिस ढंग से प्रदेश की खस्ताहाल उनने किया है, ये और अब आप 3 महीने बनाम 13 महीने का भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, हमने देखा ना, अभी आज ही मैं था जहाँ पे हमने कहा कि माननीय कमलनाथ जी को मौका मिला। अब उनका जो समय था वो समय पे विकास कर सकते थे, लेकिन उनने भी उनके अपने अंदर के अंतर्विरोधों के कारण से सरकार अलग चली गई और डेवलपमेंट के काम के जो रिजल्ट आना चाहिए थे, क्योंकि केंद्र में मंत्री थे, बड़े अच्छे उद्योगपति है, बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह करके आए थे, पर मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा कि देश निराश हुआ। जैसे उदाहरण के लिए उनके अपनी एविएशन में शुरू से शौक है, उनको हवाई जहाज भी चलाने का शौक है, उनके घर में हेलीकॉप्टर भी है और वो बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हुए थे। लेकिन अब देखिए, आप 13 महीने रहे, लेकिन अभी भी कई लोगों का ऐसा मान के चलते कि छिंदवाड़ा में इलाज भी कराते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास मरीज है और बीमारी के बाद उस डॉक्टर या हॉस्पिटल में उस मरीज को कोई उन्नत जगह पहुंचाना है। अब हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस है, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस के लिए ये बात सही कि कोई मौज मस्ती के नहीं ले जाए, तो उसका सिस्टम बना दो, जैसे हमने कर दिया कि हमने टेंडर कराया, बाकायदा एजेंसी ढूंढ ली और डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेंगे कि इस मरीज को कहीं पहुंचाना है, तो कलेक्टर बीच में होने से उसका दुरुपयोग भी नहीं होगा और ये सुविधा भी मिल जाएगी। 40 साल का गढ़ है साहब वो, 40 साल का गढ़ है, आज तक कोई भेद नहीं पाया। 28 आप जीत पाए लेकिन एक छूट जाती है। इस बार गढ़ जो आप कह रहे हैं कि आज ही आपने भाषण दिया है, गढ़ नहीं है गड़बड़ है, तो बस भेद आपने पाएंगे? पकड़ लिया, मैं भी क्या कर सकता हूँ। जो गढ़ केवल कब तक था जब तक कि लोग जानकारी नहीं रखते।